आज आप लोगों के समक्ष कोविड-19 की चुनौतियां एवं भावी रणनीति एक दार्शनिक विमर्श विषय पर अपनी बात को साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। दार्शनिक विमर्श शब्द से हो सकता है कि लोगों के मन में यह प्रश्न उठे कि इस महामारी से जो संकट उत्पन्न हुआ है, दर्शन में तो सिर्फ आत्मा, परमात्मा और ईश्वर संबंधित विषयों पर विमर्श होता है, कोई लेना देना नहीं है। और दार्शनिकों के विषय में यह कहा जाता है कि दार्शनिक तो अंधेरी कोठरी में काली बिल्ली का खोज करते हैं जहां बिल्ली थी ही नहीं। लेकिन ऐसी भ्रांतियां निश्चित रूप से किसी भी दृष्टिकोण से संगत नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए ही दर्शन का सृजन हुआ है। प्रोफेसर हरियाणा ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ इंडियन फिलॉसफी में लिखा है कि भारत में दर्शन का आरंभ जीवन की नैतिक एवं भौतिक बुराइयों के शमन के लिए हुआ है। इसलिए भारत में दर्शन व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए हमारे दर्शन के कई ऐसे पुरोधा हुए हैं जो भारत सहित वैश्विक पटल पर जो भी दुख और दुख से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुए हैं उस पर उन्होंने गहन विमर्श किया है। मैं यहाँ महात्मा बुद्ध का उल्लेख करना चाहूँगा। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब वे एक बार राजमहल से टहलने के लिए निकले तो उन्होंने एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा था, एक मृत व्यक्ति को देखा था और एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था। तो उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि निश्चित रूप से संसार में दुखों का साम्राज्य है। उन्होंने महल का वैभव, पत्नी और पुत्र का प्रेम को ठुकराकर उस दुख संबंधी समस्याओं के निदान के लिए घर से निकल पड़े और उन्होंने 4 आर्य सत्य की स्थापना की थी। दुख है, दुख का कारण है, दुख के अंत की अवस्था है और उस निर्वाण प्राप्ति के मार्ग भी हैं। तो दुख और दुख की समस्याओं पर विचार करना दर्शन का ध्येय रहा है। आज यदि कोरोना महामारी की बात करें तो यह एक त्रासदी लेकर वैश्विक पटल पर पहुंचा है। कोविड-19 ने मानव जाति के क्रियाकलापों एवं चिंतन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। यूं कहें कि एक पैराडाइम शिफ्ट किया है। पूरी दुनिया इस महामारी
से त्रस्त है। WHO ने इसे महामारी घोषित किया है। 25 मार्च से 31 मई 2020 तक देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी रही। सारे मोटर, ट्रेन और हवाई जहाज बंद रहे। मुझे तो यहाँ पर महात्मा गांधी के विषय में जो बात महाकवि ने कहा था उसको आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। महाकवि ने कहा था कि रेल मोटर पुष्पक यान चाहे जो रचो, पर सोच लो आखिर तुम्हें जाना कहाँ है। इस लॉकडाउन पीरियड में यह सोचने के लिए व्यक्ति को बाध्य कर दिया कि जिस वैज्ञानिक उपलब्धि और तकनीकी विकास पर दम भर रहे हो, पहले अपने आप को तो जानो। और अभी तक इस महामारी का कोई भी न तो आज तक वैक्सीन निकला है, न तो कोई दवा निकल पाया है। मैं तो यही कहूँगा कि मनुष्य की प्रकृति में विकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पन्न विकृति को हम लोग झेल रहे हैं। महामारियां पहले भी आया करती थी, लेकिन उसे प्रकृति का स्वरूप माना जाता था। लेकिन इस महामारी को हम नैतिक अशुभ की संज्ञा देंगे। नैतिक अशुभ मानव के संकल्प स्वतंत्रता के अनुचित प्रयोग से उत्पन्न होता है। जैसा कि चर्चा है कि चीन के वुहान लैब में इस वायरस को बनाया जा रहा था और वहीं से यह संक्रमण फैला है। यदि यह सत्य है तो मैं यह कहूँगा कि यह आधुनिक सभ्यता का संक्रमण है। जिस सभ्यता की आलोचना महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में किया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यह ऐसी सभ्यता है जिसमें पाशविक प्रवृत्ति, भोगवाद एवं अनीति की बढ़ावा मिलती है और कहीं न कहीं यह उत्तर आधुनिक सभ्यता पर भी चरितार्थ होता है। उत्तर आधुनिक सभ्यता में सबसे बड़ा कोई संकट है तो वह आचरण का संकट है, व्यवहार का संकट है, मूल्यों का संकट है। हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ में आचरण और व्यवहार के विषय में जो बातें कही गई है वह आज के लिए बहुत ही उपयोगी है। महाभारत के शांति पर्व में उल्लेख है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशा न समाचरेत। जो स्वयं के लिए अस्वीकार्य हो वह आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। यदि चीन बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में इसका प्रयोग करना चाह रहा था, यदि उसकी ऐसी मंशा थी, तो निश्चित रूप से यह कह रहे हैं
इससे स्पष्ट होता है कि उसको इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। वह खुद भी इसका शिकार हुआ है और चीन यही नहीं रुकता है। जिस समय भारत में संक्रमण फैल रहा था और जिस समय हमारे पास पीपीई किट, मास्क और अन्य चीज उपलब्ध नहीं थे, तो वह इसको अधिक दाम में और नकली सामान का सप्लाई कर रहा था। निश्चित रूप से यह आचरण का संकट है, व्यवहार का संकट है। अब यदि हम यहाँ बात करें कि इस महामारी का प्रभाव क्या पड़ा, तो निश्चित रूप से इस महामारी का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है। यदि नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। मजदूर जो उत्पादन की रीढ़ हैं, इस त्रासदी के शिकार हुए हैं। हम लोगों ने देखा कि जहां वे काम करते थे, कई 100 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंच रहे हैं। बीच में उनकी जान जा रही है, दुर्घटनाएं हो रही थी। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा है। लोगों के बीच तनाव और कहीं न कहीं अवसाद भी देखने को मिला है। काफ़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ी है, कई कंपनियां बंद हो, जिसका दंश लोग झेल रहे हैं। क्लासरूम टीचिंग प्रभावित हुआ है। बच्चों से हम लोग सामने रूबरू होते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उसका समाधान करते थे, जो आज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। परीक्षाएं नहीं हो रही है, सत्र लेट हो रहे हैं, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। निश्चित रूप से इस महामारी ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है। लेकिन इसी बीच कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। पर्यावरण प्रदूषण में काफ़ी कमी आई है। बहुत सारे जीव जंतु जो विलुप्त हो चुके थे, वे अवतरित हुए हैं। गंगा सहित अन्य नदियों के जल स्वच्छ हुए हैं। क्लास टीचिंग के स्थान पर ऑनलाइन क्लासेज, वेबिनार शिक्षा व्यवस्था का विकल्प बनकर उभरा है। आपदा को अवसर में बदलने की संकल्पना लोगों में देखा गया है। एक बिहार दरभंगा की बेटी जो अपने विकलांग पिता को साइकिल पर बैठाकर गुड़गांव से दरभंगा पहुंचती है। ऐसे कई उदाहरण थे और कई ऐसे लोग थे जो रास्ते में खाना, पानी और अन्य जो भी उनकी ज़रूरत थी उसको लोग पूरा कर रहे थे। सेवा, त्याग एवं समर्पण के साथ लोग एक दूसरे को मदद कर रहे थे। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस प्रकृति में उत्पन्न विकृति से जो संकट उत्पन्न हुआ है, उसमें हमारी संस्कृति कहीं न कहीं लोगों को काम आया है।
तभी तो भारत ने अपनी संस्कृति का परिचय देते हुए जिस दवा की उपलब्धता इसके पास थी और जिसका उपयोग अन्य देश करना चाह रहे थे, अपने लिए रखते हुए वह दूसरे देशों को भी सप्लाई किया। यही तो हमारी संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति रही है। लेकिन आज का जो वैश्विक समाज है उसमें लोभ लाभ की संस्कृति हावी है, जिसका दुष्परिणाम हम सभी झेल रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय दर्शन की कई पुरानी मान्यताएं आज के इस संकट में संजीवनी सिद्ध हो सकता है। यदि हम भावी रणनीति की बात करें तो कोरोना के साथ जीना होगा। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जान है तो जहान है, जान को पहले बचाना है, लेकिन साथ साथ जहान पर भी ध्यान देना होगा। निश्चित रूप से इस महामारी से अपने बचते हुए, अपनी चिंता करते हुए आर्थिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाना है। उसके लिए कुछ उपाय बतलाए गए हैं। मैं यहाँ अपनी ओर से एक सूत्र आप लोगों को देना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी का युग है, आप सभी एसएमएस से परिचित होंगे। बराबर एसएमएस लोगों को करते होंगे। उस एसएमएस को आत्मसात करना है। एस मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग, एम मीन्स मास्क और एस मीन्स स्वच्छता, शौच। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी को आप जरूर बनाएं। लेकिन मन में प्रश्न उठ सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों, पर्सनल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं कहा गया इसे? सोशल डिस्टेंसिंग एक वाइड कोनोटेशन को आत्मसात किए हुए है। इसलिए पर्सनल डिस्टेंसिंग के जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग शब्द ज़्यादा उचित है। मास्क का तो प्रयोग करना ही है और साथ साथ एस मीन्स स्वच्छता। पुनः भारतीय दर्शन की ओर रिविजिट करने की जरूरत है। योग दर्शन में शौच की बात की गई है। शौच में बाह्य शुद्धता के साथ साथ आंतरिक शुद्धता की बात की गई है। 20 सेकेंड तक हाथ जरूर धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, जहाँ रहें वहाँ साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें, लेकिन साथ ही आंतरिक शुद्धता को भी ध्यान में रखें। आंतरिक शुद्धता का अर्थ होता है कि जब तक आप अंदर से स्वच्छ नहीं होंगे तो तरह तरह के दिमाग में विकृति उत्पन्न होगी और उस विकृति से आपको बचना है। इसीलिए योग दर्शन में जो योग के 8 सोपान हैं उसमें पहला यम और दूसरा नियम को रखा गया है। यम के विषय में कहा जाता है कि एक सामाजिक अनुशासन है और नियम जो है वह व्यक्तिगत अनुशासन है। इन दोनों का पालन करना है और इस
कोरोना संकट में विशेषकर आसन और प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इससे इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा। योग का निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। योग के निरंतर अभ्यास से चित्त शांत होता है, शरीर निर्मल होता है और बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इसलिए योग मनुष्य को संवेदनशील, सकारात्मक एवं रचनात्मक चिंतन को विकसित करता है। इसलिए आज के भाग दौड़ की जिंदगी में योग हम सबों के लिए संजीवनी है। तभी तो उपयोगितावादी समाज ने इसकी स्वीकृति भी दी और साथ साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सहित अन्य देश भी मनाते हैं। इसलिए योग जो भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है, उसको जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। साथ ही भावनात्मक संबंधों को इस संक्रमण काल में मजबूत बनाने की जरूरत है और प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहने की जरूरत है। सामाजिक दूरी का अर्थ यह नहीं होता है कि आप भावनात्मक रूप से भी एक दूरी बना लें। भावनात्मक रूप से आप लोगों से जुड़े रहें। इसलिए आपदा को अवसर में आज बदलने की जरूरत है। तभी तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की घोषणा की थी और उसके लिए उन्होंने 5 महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख किया था, जिसको मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। पहला पॉइंट था इंटेंट, इरादा। यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो जहाँ चाह वहाँ राह के सिद्धांत पर चलना होगा। इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ कि भारतीय चिंतन को आत्मसात करना होगा, वहाँ से लेसन लेने की जरूरत है। हितोपदेश और पंचतंत्र में कई ऐसी कहानियाँ हैं जिसका उपयोग आज के समय में हम सभी काफ़ी महसूस कर रहे हैं। वहाँ एक कहानी है पानी और प्यासा कौवा का। एक कौवा प्यासा था, पानी के लिए भटक रहा था। इसी बीच में एक पेड़ के डाल पर जा बैठा, नीचे की ओर देखा तो देखा कि एक घड़ा में थोड़ा पानी है, लेकिन पानी का स्तर इतना नीचे था कि वह नहीं पी पा रहा था। उसने एक एक कंकड़ को चुनकर उस घड़ा में डाला और जब पानी का स्तर ऊपर उठा तो वह पानी पी लिया और उसकी प्यास बुझ गई। उसी इरादा के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए तत्पर होना होगा।
इरादा के साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख उन्होंने किया था वह था इनोवेशन, नव परिवर्तन, अन्वेषण की जरूरत है। समयानुकूल चीज़ों का उत्पादन करना होगा। तीसरा उन्होंने बतलाया था इंक्लूजन, समावेश, अर्थात अवसर की उपलब्धता, यानी जिसमें क्षमता है उसको अवसर उपलब्ध करवाना होगा, तभी आप आत्मनिर्भर भारत की बात सोच सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंडस्ट्रीज, उद्योग लगाने होंगे। उद्योग, लघु उद्योग से लेकर बड़े उद्योग की स्थापना की जरूरत है। लेकिन जब उद्योग की बात करते हैं तो निवेश, इन्वेस्टमेंट भी आवश्यक होगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज की भी घोषणा इसके लिए किया था, क्योंकि धन भी आवश्यक है। इसीलिए तो भारतीय पुरुषार्थ में 4 में एक अर्थ भी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए धर्म की महत्ता को आप कम नहीं कर सकते हैं। धर्म भी आवश्यक है, अर्थ भी आवश्यक है, काम भी, और मोक्ष तो जीवन का लक्ष्य है। इसलिए अर्थ की महत्ता है। लेकिन मैं एक बात अपनी ओर से इसमें जोड़ना चाहता हूँ, वह यह है कि भारत युवाओं का देश है। युवाओं के पास अदम्य ऊर्जा, सकारात्मक सोच और इच्छा शक्ति है। तभी तो विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त नहीं हो जाए। इसलिए मैं यहाँ 3C का सूत्र का उल्लेख आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। 3C में पहला C जो है वह है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। युवाओं में सृजनशीलता का गुण होता है, उसको उभारने की जरूरत है। और साथ साथ कलेक्टिविटी का मतलब होता है कि उसका लाभ समूह को भी मिलना चाहिए। मतलब सामूहिक प्रयास से किसी चीज की प्राप्ति हम करें। और 3rd C जो है उसको कहेंगे कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ यह होता है कि हम कुछ उत्पादन करें और वह सामान भारत तक ही सीमित रह जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोकल से ग्लोबल की बात की थी। लोकल के लिए वोकल बनना है और साथ साथ उसको ग्लोबल रूप भी देना है। इसलिए कनेक्टिविटी को आज के समय में आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कनेक्टिविटी की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत अन्य देशों से कट जाए, वह अपने आप तक सीमित हो जाए। यदि अपनी विशिष्ट पहचान बनाना है तो उसके लिए कनेक्टिविटी भी जरूरी है। प्राचीन में यदि भारत विश्वगुरु रहा था तो भारत विश्वगुरु यूं ही नहीं रहा था। इसके पास कुछ ऐसी वैचारिक संपदा था जिसके कारण संपूर्ण विश्व इसको विश्वगुरु के रूप में स्वीकार किया था। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय,
तक्षशिला यही तो था। इसलिए उस अपने प्राचीन स्वरूप को पुनः प्राप्त करने की जरूरत है। इसलिए कनेक्टिविटी को हम छोड़े नहीं, आत्मनिर्भर के साथ साथ अपनी पहचान ग्लोबल स्तर पर भी करें। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होगी। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करना चाहते थे। बुनियादी शिक्षा उनकी दृष्टि में वह है जो विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं का प्रशिक्षण देते हुए उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास कर सके। कहने का अर्थ यह है कि अभिरुचि के अनुसार वो अध्ययन भी करे और उत्पादन में भी सहयोग करे। इसीलिए कहा जाता है कि गांधी जी का दृष्टिकोण व्यवसाय परक था। उनका मत था कि शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ धनोपार्जन भी करे। क्योंकि आज जो शिक्षा का स्वरूप है वह कहीं न कहीं गांधी का जो सपना था बुनियादी शिक्षा का, उसे भटक चुका है। आज हम देखते हैं कि दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है। एक शिक्षा व्यवस्था जो पूंजीपतियों के द्वारा संपोषित है और दूसरी शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्तर पर स्थापित शिक्षा व्यवस्था है। लेकिन दोनों ने ही मूल्यात्मक शिक्षा को कहीं न कहीं हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। शिक्षा का अर्थ आज व्यक्ति को इंसान बनाना नहीं है, बल्कि शिक्षा का अर्थ उसे अक्षर ज्ञान देना है। गांधी ने कहा था कि शिक्षा वह है जिससे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उत्थान हो। आज की शिक्षा व्यवस्था इस कार्य को प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में वर्तमान शिक्षा पद्धति जो मैकेले के द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था है, उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में शिक्षा व्यवस्था को पुनः एक बार उसके पाठ्यक्रम से लेकर अन्य चीज़ों पर पुनर्विचार करते हुए उसको स्थापित करने की जरूरत है। गांधी ने तो शिक्षा का आधार संस्कृति एवं मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कही थी। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था का आधार न तो संस्कृति है और न ही मातृभाषा है। टैगोर ने भी कहा था कि जिस प्रकार से माता के दूध का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। आज मातृभाषा में बात करना
लोगों के मन में यह होता है कि इसको तो अंग्रेजी नहीं आती है, इसीलिए हिंदी बोलता है। हिंदी बोलना अपमान समझते हैं लोग। मैं यह नहीं कहता हूँ कि अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा पर भी गर्व होना चाहिए। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की जरूरत है। इसलिए अभी तक जिस बिंदु पर आप लोगों से अपनी बात को साझा कर रहा था, उसमें मुख्य रूप से कोविड-19 की चुनौतियां क्या हैं और उसमें हमारी भावी रणनीति क्या होना चाहिए, इस पर विचार कर रहे थे। और उसमें दर्शन की भूमिका क्या है। मैं तो अपनी बात को कुछ शब्दों के साथ कहकर समाप्त करना चाहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि वर्तमान वैश्विक संकट के दौर में भारत की संस्कृति एवं दर्शन से हमें दिशा मिल सकती है। इसलिए एक बार पुनः भारत के गौरवशाली संस्कृति एवं यहाँ का जो दर्शन है उसको आत्मसात करने की जरूरत है। यहाँ का जो आयुर्वेद है उसके लाभ से लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसलिए वर्तमान भारत सरकार इस दिशा में कुछ सजग भी है। अभी कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा अपने पतंजल जो योग पीठ है वहाँ बनवाया है और उन्होंने दावा किया है कि इससे कोरोना बीमारी दूर हो जाएगी। कितना सच्चाई है यह तो समय बतलाएगा, लेकिन इतना सत्य है कि आने वाले दिनों में भारत ही नहीं बल्कि अन्य देश भी यहाँ के आयुर्वेद को स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ के जीवन पद्धति जीवन शैली को अपना रहे हैं। लेकिन दुखद पहलू यही है कि भारत के तरफ अन्य लोग देख रहे हैं और भारत के लोग पाश्चात्य संस्कृति के शिकार हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी नई पीढ़ी इस बात की स्वीकृति भी देगा और भारतीय परंपरा में जो अच्छाई है उसको स्वीकार भी करेगा। मैं एक बार पुनः बीएन मंडल विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ कुलपति और जनसंपर्क पदाधिकारी सुधांशु शेखर सहित विश्वविद्यालय परिवार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इन लोगों ने एक अच्छा पहल किया है। और मैं समझता हूँ कि यह पहला विश्वविद्यालय है जहाँ बीएनएमयू संवाद के माध्यम से डे टू डे जो घटना घटित हो रही है उसको लोगों से साझा भी कर रहा है और साथ ही
इस प्रकार के व्याख्यान का आयोजन भी करवा रहा है। तो मैं इस पहल का पुनः स्वागत करता हूँ और मुझे भी आज एक ज्वलंत समस्या पर कुछ बोलने के लिए आमंत्रण मिला, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद।